गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में हम उससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और इस पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन जो थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और बाकी के जो हमारे शेष क्वेश्चन रह गए थे उन्हीं प्रश्नों को आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास है हमारा 8th। चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3rd। और चैप्टर कौन सा है? चतुर्भुजों को समझना। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 3.4। इसके अंतर्गत टोटल जो है 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए इसको हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए सब कोई अपना अपना बुक खोल लीजिए और अपने अपने बुक में ये जो हमारा चैप्टर 3rd है चतुर्भुजों को समझना, और इसके अंतर्गत जो हमारा प्रश्नावली है 3.4, तो इसके अंतर्गत जो हमारा शेष क्वेश्चन रह गया था और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार सभी अपने अपने बुक में देखिए और पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, पहला सवाल, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा सवाल, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। और तीसरा, बराबर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमें ना एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण, यानी उस चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को समद्विभाजित करनी चाहिए। याद कीजिए ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और दूसरा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, यानी कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक होते हैं। और कह रहा है कि विकर्ण बराबर होते हैं। तो ऐसे कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। चलिए तो सबसे पहले है ये जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ये हम लिख लेते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण क्या होने चाहिए, पहला सवाल। चौथा का पहला क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। देखिए क्या है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए, यानी कि हमें चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण, यानी कि जिसका विकर्ण क्या होना चाहिए, एक दूसरे को समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को बराबर बराबर काटना। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है, याद कीजिए आप लोग, हमने चतुर्भुज के प्रकार में पढ़ा था। एक होता है
हमारा समलंब चतुर्भुज, हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो याद कर पा रहे होंगे कि आप लोग कि ये जो हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसी के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें अगर हम विकर्ण बनाते हैं, देखिए एक विकर्ण हमारा ये होता है, एक विकर्ण हमारा कौन सा होता है, ये होता है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही विकर्ण इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, यानी कि ये जो है इसके बराबर होगा और ये पार्ट जो है हमारा इसके बराबर होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। चलिए नोट कर लिए हैं। इसका एक आंसर और भी हो सकता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो हमारा आयत है, ये आयत भी तो एक चतुर्भुज है और आयत के भी विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं। तो इसका एक दूसरा आंसर आयत भी होगा, लेकिन हमसे तो एक ही चतुर्भुज का नाम पूछा है तो हम एक ही नाम लिख दिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, इसी का अगला प्रश्न कौन सा है, दूसरा। इसी का दूसरा प्रश्न क्या है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। देखिए ये हमारा 4 का दूसरा प्रश्न है और दूसरा हम क्या कह रहा है कि उस एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण क्या होनी चाहिए, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि जिसके विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटना चाहिए, 90 डिग्री पे, यानी कि 90 डिग्री पे। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज हमने पढ़ा था, याद कीजिए आप लोग, हमने पढ़ा था समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। और इसमें भी कितने विकर्ण बनते हैं, इसमें भी 2 विकर्ण बनते हैं और दोनों ही विकर्ण इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित। और समद्विभाजित कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा तो उसी को तो बोलते हैं लंब समद्विभाजक। यानी कि ये जो हमारा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। चलिए तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं आंसर में। आंसर में क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज। आंसर क्या होगा, समचतुर्भुज। चलिए इसका डायग्राम भी बना लीजिए ताकि और अच्छा ज़्यादा हमारा जो आंसर है वो क्या लगे, इम्पैक्टफुल। क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना देते हैं आंसर के बगल में। चलिए ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज। इसमें अगर हम विकर्ण बनाएंगे, जिसका विकर्ण क्या होगा, एक हमारा विकर्ण ये होगा और एक हमारा विकर्ण ये होगा और दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेगा और ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो चलिए ये डायग्राम भी बना लीजिए आप लोग, इसमें भी डायग्राम बना लीजिए आप लोग, ताकि हमारा आंसर थोड़ा क्या लगे, इम्पैक्टफुल। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण बनाएंगे तो हमारा एक विकर्ण क्या होगा, ये होगा, एक विकर्ण हमारा क्या होगा, ये होगा। और हम क्या देख रहे हैं कि ये विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि ये लंबाई जो है इसके बराबर होगा और ये दूरी जो है इसके बराबर होगा। ऐसे ही ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका डायग्राम भी बना लीजिए। चलिए
अब दूसरा समझ में आ गया है तो तीसरा पे आ जाए। तीसरा क्या कह रहा है कि बराबर हो, बराबर हो। देखिए इसमें भी क्या करना है, हमें एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, जल्दी बताइए कौन से चतुर्भुज। तो आप लोग याद कर पा रहे होंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था आयत, और हमारा आयत भी तो एक चतुर्भुज है, और आयत के विकर्ण जो हैं वो क्या होते हैं, आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम इसमें विकर्ण बना दें तो हमारा एक विकर्ण ये हुआ, और एक विकर्ण हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ, और ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये क्या है, ये तो विकर्ण है ना, और दोनों ही विकर्ण, विकर्ण 1 और विकर्ण 2, ये दोनों ही विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है। इसका एक आंसर और भी होगा, याद कीजिए आप लोग जल्दी से, वो कौन सा होगा, वर्ग। वर्ग में भी क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन हमें तो एक ही आंसर बताना है, तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक बता दिया आयत, और यही हमारा हो गया आंसर। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, और कितने आसानी से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इसमें क्या था कि एक चतुर्भुज का नाम बताना था जिसके विकर्ण पहला में क्या होना चाहिए, विकर्ण समद्विभाजित। तो इसका आंसर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण बनता है वो विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है। फिर दूसरा क्या था, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब क्या हुआ कि विकर्ण एक दूसरे को तो काटेगा ही बराबर बराबर, साथ ही यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पे काटता है। फिर क्या कह रहा है कि विकर्ण क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमने पढ़ा था कि आयत भी एक क्या है, चतुर्भुज है, और आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आयत। चलिए तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, और आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझ में भी आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया है, और आई होप कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आप सभी अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़िए तो, और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलिए आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि बताइए एक आयत, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देखिए यही सवाल है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, बताइए एक आयत जो है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है। यानी कि हमें इस सवाल में ये बताना है कि ये आयत जो है चतुर्भुज है, लेकिन कौन सा चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज है।
चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया है, आई होप कि आप लोग याद कर पा रहे होंगे। क्लास के स्टार्टिंग में जब हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने पढ़ा था पॉलीगन यानी कि बहुभुज। मैंने वहाँ बताया था आप लोगों को कि बहुभुज क्या होता है और बहुभुज के कौन कौन से प्रकार हैं। तो बहुभुज के प्रकार में मैंने आपको बताया था उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। याद कर पा रहे होंगे आप लोग। देखिए, वही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक बार इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले उत्तल और अवतल समझ लीजिए। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। उत्तल और अवतल और उत्तल बहुभुज। मैं देखिए, चलिए हम दो फिगर बना लेते हैं। दो फिगर के माध्यम से हम क्या करते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, एक फिगर मैंने ये बना लिया और एक फिगर मैंने क्या किया, चलिए ये बना लिया इस प्रकार से। अब देखिए, ये दोनों ही हमारा बहुभुज है। बहुभुज की सिंपल सी परिभाषा क्या है, केवल रेखाखंडों से घिरा हुआ सरल बंद आकृति बहुभुज होता है। इसका मतलब ये दोनों को दोनों क्या है, ये दोनों को दोनों क्या है, ये दोनों ही क्या है, बहुभुज हैं। दोनों ही बहुभुज हैं, लेकिन ये उत्तल है और ये अवतल है। हम कैसे पहचान करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब हम किसी बहुभुज में विकर्ण खींचते हैं तो जब सारे के सारे विकर्ण उस बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है तो वो क्या होता है, अवतल। लेकिन अगर जिस बहुभुज में अगर हम कोई विकर्ण बनाते हैं तो अगर कोई भी विकर्ण उस आकृति के बाह्य भाग यानी कि बाहर में बनता है तो वो बहुभुज क्या होता है, उत्तल। जैसे कि हम विकर्ण इसमें बनाते हैं। देखिए, विकर्ण क्या होता है, एक शीर्ष से उसके सामने के शीर्ष को मिलाने वाली लाइन। तो देखिए, एक विकर्ण हमारा ये होगा, एक विकर्ण हमारा कौन सा बनेगा, ये विकर्ण बनेगा। एक हमारा ये भी विकर्ण बनेगा, एक देखिए ये हमारा ये भी विकर्ण होगा और एक हमारा ये विकर्ण हुआ। तो हमने देखा कि इस बहुभुज में हमने जितने भी विकर्ण बनाए सारे के सारे विकर्ण जो है इसके क्या है, अभ्यंतर में स्थित है यानी कि अंदर में स्थित है। इसका मतलब ये क्या हुआ, उत्तल। अब देखिए, अवतल में इसमें अगर हम विकर्ण बनाते हैं तो देखिए, एक विकर्ण हमारा ये बनेगा, एक विकर्ण हमारा ये बनेगा। और देखिए, जब हम इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे तो एक ये भी तो हमारा विकर्ण बनेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये जो विकर्ण हमारा बन रहा है ये इस बहुभुज के बाह्य भाग यानी कि बाहर में बन रहा है, यानी कि ये क्या है, उत्तल बहुभुज। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आइए इस प्रश्न पे। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आयत एक चतुर्भुज है। कैसे, देखिए, आयत एक चतुर्भुज है कैसे, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को समझाया था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक चीज़ बताइए कि चतुर्भुज की सिंपल पहचान क्या है। चतुर्भुज होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि चार रेखाखंडों से घिरा हुआ सरल बंद आकृति होनी चाहिए। वह ठीक वैसे ही आयत भी तो चार रेखाखंडों से घिरा हुआ सरल बंद आकृति होती है। इसका मतलब आयत क्या है, एक चतुर्भुज है। अब हमें ये बताना है कि ये उत्तल है या अवतल है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, चलिए हम यहाँ क्या करते हैं दिखा लेते हैं। चूँकि एक चतुर्भुज और एक आयत दोनों ही चार रेखा खंडों से घिरा हुआ सरल बंद आकृति होती या होता है। इस प्रकार हम देखते
हैं कि एक आयत एक चतुर्भुज होने के शर्त को पूरा करता है, अतः एक आयत एक चतुर्भुज है। हमने क्या लिखा कि एक चतुर्भुज एक आयत दोनों ही 4 रेखा खंडों से घिरा हुआ सरलबंद आकृति है। सही बात है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आयत जो है एक चतुर्भुज के शर्त को पूरा करता है, यानी कि चतुर्भुज होने के लिए पहला शर्त क्या है, 4 रेखा खंडों से घिरा हुआ होना चाहिए। आयत भी 4 रेखा खंडों से घिरा हुआ बंद आकृति है, इसका मतलब आयत जो है चतुर्भुज के शर्त को पूरा करता है, इसलिए एक आयत जो है एक चतुर्भुज है। अब देखिए, अब हमें ये साबित करना है कि ये उत्तल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक आयत का फिगर बना लेते हैं और एक हम क्या करते हैं, हाँ एक आयत का फिगर, चलिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, एक आयत है। अभी मैंने आप लोगों को तुरंत समझाया कि अगर बहुभुज में बनने वाले सारे के सारे विकर्ण उसकी अभ्यंतर में बनेंगे तो क्या होंगे, उत्तल। और अगर इनमें से कोई भी विकर्ण उस आकृति के बाह्य भाग में यानी कि बाहर में बनेगा तो वो क्या होगा, अवतल। तो यही हमें चेक करना है कि ये आयत जो है हमारा उत्तल है कि अवतल। तो देखिए, अगर हम इसमें विकर्ण बनाएंगे इस आयत में, तो विकर्ण देखिए, एक हमारा ये होगा, एक हमारा विकर्ण ये बनेगा। विकर्ण क्या होता है, एक सिर से उसके सामने के सिर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होते हैं, विकर्ण। एक हमारा विकर्ण ये हो गया। एक दूसरा विकर्ण हमारा ये भी तो होगा, इस सिर से इसके सामने के सिर को मिला दिया। तो देखिए, ये हमारा 2 विकर्ण बन गए। एक चीज़ बताइए, क्या इसमें और भी विकर्ण हो सकता है? तो आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि इसमें और विकर्ण नहीं बनेंगे, यानी कि इसमें विकर्ण टोटल 2 ही बनेंगे, 2 ही विकर्ण बनेंगे। और हम और क्या देख पा रहे हैं कि दोनों ही विकर्ण जो है इस आकृति के कहाँ हैं, अभ्यंतर में स्थित है। इसके विकर्ण क्या है, इस आकृति के अभ्यंतर यानी कि अंदर में स्थित है। क्या ऐसा कोई भी विकर्ण इसमें बन रहा है या है जो इस आकृति के बाह्य यानी बाहर भाग में है? तो आप लोग कहेंगे कि जी नहीं, इसमें कोई भी ऐसा विकर्ण नहीं है जो इसके बाह्य भाग यानी कि बाहर बन रहा हो या फिर बाहर बनने वाला हो। तो जब इसके सारे के सारे विकर्ण इसके अभ्यंतर में हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उत्तल चतुर्भुज। इसी बात को हमें क्या करना है, समझा के लिख लेना है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि चलिए यहाँ हमारा स्पेस कम है, ऐसा करते हैं हम यहाँ लिखते हैं और इस फिगर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। इस फिगर को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा कुछ स्पेस बन जाए। देखिए, ये एक विकर्ण हो गया, एक दूसरा विकर्ण ये हो गया, और दोनों ही ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, विकर्ण है, विकर्ण है। और इसके विकर्ण जो है उस आकृति के क्या है, अभ्यंतर में बना है। और ये हमारा क्या है, ये तो हमारा एक आयत है। चलिए, इस फिगर को हमने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ताकि हम यहाँ पे स्पेस बना सकें। चलिए देखिए, हम क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि एक
आयत में बनने वाले सभी विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में स्थित है। एक ऐसा कोई भी विकर्ण नहीं है जो इसके बाह्य भाग में स्थित हो। अतः एक आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। देखिए, आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। हमसे क्या पूछा गया था कि बताइए कि एक आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश किया है कि एक आयत जो है एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो मैं इसमें बताया कि एक आयत जो है एक चतुर्भुज दोनों ही चारों रेखाखंडों से घिरा हुआ सरलबंद आकृति है और एक आयत जो है वो चतुर्भुज के शर्त को पूरा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आयत चतुर्भुज है। फिर मैंने बताया कि एक हमने इसका डायग्राम बना लिया आयत का। फिर हमने इसमें क्या किया है, दो विकर्ण खींचकर देखे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें बनने वाले जितने भी विकर्ण हैं सारे के सारे विकर्ण जो है इस आयत के अभ्यंतर यानी कि अंदर में बन रहा है। कोई भी ऐसा विकर्ण नहीं है जो इसके बाहर में बन रहा हो। तो जब इसके विकर्ण सारे के सारे इसके अभ्यंतर में स्थित है तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये जो है क्या है, एक आयत जो है एक उत्तल चतुर्भुज है। क्योंकि उत्तल चतुर्भुज होने के लिए कंडीशन क्या है कि विकर्ण क्या होनी चाहिए, इसके अभ्यंतर भाग में स्थित होनी चाहिए। तो आई होप ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिए और अगला सवाल अपने अपने बुक में देखिए कि अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़िए तो सभी अपने अपने बुक में क्या कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। देखिए क्या कह रहा है कि ABC ये जो है ये ABC ये क्या है, कह रहा है कि ये है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, जिस चतुर्भुज का कोई भी एक कोण अगर समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो दिया हुआ है कि ये ABC जो है A, B और C ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। और कह रहा है कि O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। देखिए कह रहा है कि O जो है समकोण के सम्मुख भुजा ये है हमारा समकोण, और समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने की सम्मुख भुजा
ये है, और इस पर एक बिंदु है ओ, ये क्या है ओ, ये जो हमारी भुजा है AC, इसका क्या है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब कि ये बिंदु जो है AC के ठीक बीच में है, यानी कि ये दूरी OA बराबर OC। चलिए और क्या कुछ दिया हुआ है, ये जो है O से B को मिलाया गया है। और देखिए हमारी सहायता के लिए इस सवाल में इसी के समरूप एक दूसरी आकृति दिया हुआ है, हमारी सहायता के लिए, ताकि हम इस प्रश्न को इस डॉट लाइन की से दिखाया गया है, इसके समरूप एक जो दूसरी आकृति है वो हमारे सवाल के हल करने में क्या हो, हेल्पफुल हो। यही है देखिए, और ये है इस प्रकार से ऐसे मिला हुआ है। देखिए एक बार फिर से समझिए, क्या रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसमें हमारा B कोण क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए कह रहा है कि ये O पॉइंट जो है ये समकोण के सामने वाली जो भुजा है उसका क्या है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया कि बिंदु O जो है AC को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है बराबर। और देखिए इसी के जैसा एक दूसरा आकृति दिया गया है, ये हमारे जिसको हम डॉट लाइन से दिखाए गए हैं, ये क्या दिया है हमारी सहायता के लिए दिया गया है, ताकि इस सवाल को जो हम सॉल्व करेंगे तो हम अपने अप्रोच में ये इसको क्या कर सकते हैं, हिंट के रूप में ले सकते हैं। अब इसमें इस सवाल में पूछा क्या गया है, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ये बिंदु O जो है, बताइए कि बिंदु O से B की दूरी, बिंदु O से A की दूरी और बिंदु O से C की दूरी क्या है बराबर है। यही चीज़ हमें इस सवाल में क्या कहा गया है, साबित करने के लिए। यानी कि हमें बताना है कि OA बराबर OB बराबर OC। ये चीज़ हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है, साबित करने के लिए। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग इस त्रिभुज को देखिए ABC को, और इस ये जो त्रिभुज है हमारा ACD को देखिए, ये दोनों क्या है आपस में समरूप है। समरूप का मतलब क्या हुआ, एक जैसा ही आकृति है। यानी कि ये जो हमारा B पॉइंट से D पॉइंट तक एक डॉट लाइन से रेखा खींची गई है, जो कि क्या है BC के बराबर है। इसी प्रकार से C पॉइंट से D तक एक डॉट लाइन से खींची गई लाइन है, जो हमारा क्या है AB के बराबर। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा लाइन है इसके क्या है बराबर है, और ये जो हमारी साइड है ये इस साइड के क्या है बराबर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी पूरी आकृति है ABCD, ये क्या दिख रहा है, एक आयत। और हमें पता है कि आयत में क्या है, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर। यानी कि AD भुजा जो है BC के क्या होगा बराबर। इसी तरह से AB भुजा जो है CD के क्या होगा बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, ये A से लेके C, ये क्या है हमारा इस आयत में एक विकर्ण है, और ये B से लेके D, ये भी क्या है इस आयत में एक विकर्ण है। और हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और क्या जानते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। यानी कि AC विकर्ण जो है BD विकर्ण के बराबर होगा, और ये जो O पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहा है, यानी कि ये दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी सभी क्या होंगे आपस में बराबर। यही तो हमें साबित करना है। तो चलिए इसी बात को हम लिख कर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC के शीर्ष
को शीर्ष ए से एक रेखा AD खींचा है जो भुजा BC के बराबर है तथा शीर्ष C से एक रेखा CD खींचा है जो भुजा AB के बराबर है। हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A से एक रेखा AD को हमने खींचा जो क्या है BC के बराबर है, और शीर्ष C से एक रेखा CD को हमने खींचा है जो क्या है AB के बराबर है। यानी कि इसमें सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है बराबर, ये भुजा आपस में बराबर और ये भुजा भी आपस में क्या है बराबर है। अब देखिए ये कोण क्या है, ये कोण क्या है, ये कोण तो क्या है 90 डिग्री, और ये आकृति जो है ACD ये इसी के समरूप आकृति है, यानी कि ये भी क्या है 90 डिग्री। बताइए जब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भी तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तभी ना चारों कोण का मिल कितना हो, चारों कोण का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD को जो हम संयुक्त रूप से मिलाकर देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ABCD क्या है एक आयत है। चूँकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD एक समरूप आकृति है तथा दोनों ही आकृति संयुक्त रूप में एक आयत ABCD प्रतीत हो रहा है, जिसमें प्रत्येक कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाएं समान है। यानी कि AB जो है वो किसके बराबर है CD के बराबर है, तथा AD जो है वो किसके बराबर है BC के बराबर है। और क्या है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये सभी के सभी क्या हैं 90 डिग्री है। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे कि हमने देख लिया
कि ABCD संयुक्त रूप से एक आयत प्रतीत हो रहा है, जिसमें कि प्रत्येक कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाएं समान है। तो AB भुजा CD के बराबर है, AD BC के बराबर है, और ये चारों के चारों कोण आपस में क्या है, 90 डिग्री है। तो हम एक बात और हम क्या जानते हैं कि एक आयत चूंकि एक आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे के चूँकि एक आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। आप लोगों को पता होगा कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। तो देखिए ये जो हमारा पूरा ABCD है एक आयत, इसमें विकर्ण AC और ये जो है विकर्ण BD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ये दोनों ही विकर्ण बिंदु O पर एक दूसरे को बराबर बराबर क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इस बिंदु से A की दूरी, B की दूरी और OC यानी कि O से C की दूरी और O से D की दूरी सभी आपस में क्या होंगे, बराबर। अतः क्या होगा, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं फिर से जल्दी से इसको क्या करता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल क्या था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या है, समकोण है, और समकोण से सामने की जो भुजा है उस पर एक मध्य बिंदु O है। तो हमें पूछा गया था, बताइए O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। ये हमें साबित करना था। तो देखिए हमने क्या किया है, ये त्रिभुज जो हमारा ABC है इसके शीर्ष A से एक लाइन हमने CD ड्रॉ खींचा है डॉट लाइन से, जो क्या है BC के बराबर है। और फिर बिंदु हमने शीर्ष C से हमने एक लाइन CD खींचा जो है AB के बराबर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज ACD दोनों ही एक दूसरे का क्या है, समरूप है। और जब हम दोनों आकृति को संयुक्त रूप से यानी कि जब हम एक साथ ही पूरी आकृति को ABCD को देखते हैं तो हमें ये एक आयत प्रतीत होता है। और आयत में क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और हम क्या जानते हैं कि आयत में दोनों ही विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर, यानी कि विकर्ण AC बराबर क्या होगा, विकर्ण BD। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है आयत में, हमें पता है। तो यहाँ पे ये दोनों विकर्ण बिंदु O पर समद्विभाजित कर रहा है। तो इससे क्या साबित हो गया कि बिंदु O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी और O से D की दूरी क्या होगी, बराबर। यानी कि OA बराबर क्या होगा, OB और बराबर OC बराबर OD। यही हमें साबित करना था और हमने साबित कर लिया है। तो देखिए ये हमारा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। और ये जो हमारा प्रश्नावली 3.4 था, इसमें कुल 6 प्रश्न थे, 1 से लेकर 6 तक, जिसने सारे प्रश्न को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। और ये प्रश्नावली जो है हमारा चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर 3 में जितने भी प्रश्नावली दिए गए थे वो सारे प्रश्नावली जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज का क्लास हमारे यहीं तक रहेगा और इससे आगे की चीज़ों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। टेक केयर।